जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास शुरू करते हैं और ये क्लास आपके एनसीईआरटी पर आधारित है। क्लास फर्स्ट आपकी हो चुकी है। जिसने भी वो वाला वीडियो ना देखा हो जाके देख सकता है। उसमें आपके चैप्टर 5 तक आपके मैंने क्लियर करवा दिए हैं। चैप्टर 6 है जो आपका ओमना का सफ़र इस क्लास में आपका कराएंगे, और चैप्टर 7 खिड़की से, यानी कि ओमना किस प्रकार से जब सफ़र कर रही थी ट्रेन से तो किस प्रकार वो खिड़की से झांक कर बाहर देख रही थी और अपने डायरी में नोट डाउन कर रही थी, वो आज पढ़ेंगे। और चैप्टर 8 में पढ़ेंगे नानी के घर तक, किस प्रकार संघर्ष करते हुए ओमना अपने नानी के घर तक पहुंची, इसमें देखेंगे। और चैप्टर 9 है अपना बदलते परिवार, किस प्रकार से संयुक्त परिवार अब एकल परिवार में बदलते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, इसके बारे में जिक्र करेंगे। और चैप्टर 10 में आपका है हु तू तू तू, और इसके बारे में जिक्र करेंगे। चलिए तो चैप्टर 6 अपना शुरू करते हैं। तो आपका चैप्टर 6 जो ओमना का सफर है, ये इसमें दो फ्रेंड्स का जिक्र किया गया है, ओमना और उसकी पक्की सहेली जिसका नाम था आपका राधा। बहुत खुशी थी। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जा रही थी। कहाँ जा रही थी? तो आपका केरल जा रही थी, केरल को जा रही थी। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जा रही थी। जो नानी का मामा का घर, जो ओमना के मामा का घर था, वो कहाँ पर था? केरल में था। और राधा कहाँ जा रही थी? राधा छुट्टियां मनाने जा रही थी केरल। ओमना कोई अप्पा ही गए थे दोनों परिवार के साथ टिकट बुक कराने, यानी कि दोनों साथ में टिकट बुक कराने साथ में गए हुए थे। सफर से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। राधा की हड्डी साइकिल से गिरने के कारण टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्ते के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकट रद्द करानी पड़ी क्योंकि उसके फ्रेंड्स की टांग टूट गई थी। इसलिए राधा ने अपने फ्रेंड्स का फर्ज निभाया और उसने भी अपनी टिकट को कैंसिल करा दिया। राधा और ओमना बहुत उदास हो गईं। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, क्या कहा देखते हैं? तुम अपने पूरे सफर की बातें डायरी में लिखती रहना, यानी कि आप जब सफर में जाएंगे तो एक डायरी लेके जाएं। ये हम लोगों को जो टीचर्स होते हैं उनको बच्चों को बताना होता है, जब भी वो कहीं सफर पे जाएं तो वह एक साथ में डायरी लेके जाएं। उन्होंने समाज में क्या देखा उसमें जो पॉजिटिव बच्चों को लगे वो उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफर में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा, क्योंकि इससे बच्चा क्रिएटिविटी दिखाएंगे। यानी क्रिएटिविटी कैसे दिखाएंगे? बच्चे ने कोई अगर सफर में कोई अजीब वस्तु देखी या कोई अजीब सा पेड़ देखा तो उसके बारे में वो पता करेंगे और उसके बारे में चर्चा करके उस डायरी में नोट डाउन करेंगे। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफर में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सारी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पन्ने तुम भी पढ़ो। चलिए वो पन्ने देखते हैं ओमना ने अपनी डायरी में क्या नोट डाउन किया था। ओमना ने लिखा था, दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखा, यानी कि उसने टिकट अपना करा रखा था, रिजर्वेशन चार्ट में उसने अपना नाम देखा। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आ चुकी थी। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह की यह ट्रेन गांधीधाम कच्छ से चली थी, यानी गांधीधाम कच्छ, यानी कि यहाँ पे गुजरात की बात हो रही है। यानी कि ट्रेन कहाँ से चली थी? तो आपकी गुजरात से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया सुरक्षित। ट्रेन के चलने से पहले सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट चेकर आया, यानी कि टीटी आया। फिर आगे ओमना कहती है कि और टीटी ने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठी हैं या नहीं। अम्मा और अप्पा यानी कि पिताजी को नीचे वाली बर्थ मिली। उन्नी और मुझे बीच वाली, उन्नी को और ओमना को बीच वाली बर्थ मिली, मिडिल बर्थ। सबसे ऊपर वाली बर्थ पर कॉलेज के 2 लड़के हैं। पास ही बैठे परिवार के दोनों बच्चे हमारे जितने ही लग रहे हैं। मैं उनसे बात जरूर करूंगी पर थोड़ी देर बाद में, अभी थोड़ी ओमना बिजी है। मैं खिड़की के पास बैठी यह सब लिख रही थी, यानी कि जो ओमना डायरी लिए थी उसमें नोट डाउन कर रही थी। अम्मा ने खाने का डिब्बा खोला।
ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। अम्मा का साथ में लेके आई थी ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई। यहाँ से क्या सीख मिलती है? अब सीटेट आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अब जैसे ओमना कहाँ से चली थी, तो आप ओमना कच्छ यानी कि गुजरात से चली हुई थी। तो गुजरात से जब ओमना आई थी तो वहां पर क्या क्या सामान लेके आई थी उसकी अम्मा? साथ में ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई, यानी कि गुजरात का ये फेवरेट भोजन है। तो सीटेट आपसे पूछता है गुजरात का फेवरेट भोजन कौन सा है, तो आपको बताना है ढोकला और चटनी। कितनी सारी चीजें लाई वो अम्मा, मेरे मुंह में तो पानी आ गया, बाकी बातें अब बाद में लिखूंगी। अब ओमना क्या करने लगी? ओमना नाश्ता करने लगी। आगे देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट होगा उसको। आगे उसमें लिखा है, ओमना ने दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही, यानी कि ओमना खिड़की के बाहर देख रही है। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े, कहीं कहीं छोटे गांव भी। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो जो भी वस्तुएं होती हैं, जो भी आपको प्रकृति में दिखाई देता है, सब उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देता है। जब ट्रेन इतनी तेजी से चलती है तो बाहर की सभी चीजें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई थी और हल्की हल्की हवा चल रही थी। बाहर आसमान संतरी रंग का दिखाई दे रहा था। सूरज जो डूब रहा था, क्योंकि जब सूरज अपने अंतिम क्षण में होता है तब सूरज लालमा दिखाई देती है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी अभी बलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहां 2 ही मिनट के लिए रुकी थी, यानी कि ट्रेन है जो वहां पर केवल 2 मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीजें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय, गरम चाय। अब इस पेज में आपको ध्यान क्या देना है? अब इसमें ध्यान देना है ये जो बलसाड़ रेलवे स्टेशन है, ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में ही पड़ता है। आगे देखते हैं। एक तरफ से आवाज आ रही थी, बटाटा बड़ा, बटाटा बड़ा, पूड़ी, साग, दूध, ठंडा दूध। लोग प्लेटफॉर्म पर खाने की चीजें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से ही केले और चीकू खरीद लिए। आगे ओमना लिखती है, मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली। जो उसके ऊपर वाले बर्थ में बच्चे बैठे थे उसके क्लासमेट की तरह ही लग रहे थे। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे थे, यानी कोझीकोड यानी कि कहां पर जा रहे थे? तो कौन से राज्य से संबंधित है कोझीकोड? आपका केरल में पड़ता है, इंपॉर्टेंट रखना है, कोझीकोड केरल। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैंने थोड़ी पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी, यानी कि ओमना थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ धोने गई थी, पर वहां पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि वह पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। अब यहाँ पर अध्यापक के लिए जो पॉइंट दिया गया, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिया गया है, यहाँ दिया गया गांधीधाम, अहमदाबाद और बलसाड़, ये सब कहाँ पड़ते हैं आपके? ये सब आपके पड़ते हैं गुजरात में। अब आपको सीटेट में कैसे पूछा जाएगा, ये सब आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि कौन से इसमें से ये जो सिटी है, गांधीनगर, अहमदाबाद और बलसाड़, ये सब कहाँ पड़ते हैं? तो आपको बताना होगा गुजरात में पड़ते हैं। कोझीकोड आपका कहाँ पड़ता है? तो कोझीकोड आपका केरल में पड़ता है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझाने में आसानी होगी कि यह सफर बहुत लंबा है। अब आपकी क्लास में जब बच्चों को पढ़ाएंगे क्लास 3rd में, तो आपकी क्लास में इंडिया का मैप भी टंगा होगा। तो आपको उनको बताना है कि यहाँ पर आपका पड़ जाता है गुजरात। गुजरात आपका ये कच्छ का रण यहाँ पर है और केरल आपका यहाँ पर दक्षिण भारत में है। तो किस तरह उनका रास्ता कितना लंबा है वो सब उनको आपको बताने में आसानी होगी। आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर में। और अध्यापक के लिए एक लाइन और नीचे दी गई है, रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीके पर चर्चा करें। यानी कि बच्चों के साथ चर्चा करनी है किस तरह वे रेलवे का टिकट बुक कर सकते हैं, कौन से ऐप के द्वारा या कौन सी रेलवे की साइट पर जाकर टिकट को बुक कर सकते हैं। ये बच्चों के साथ मिलकर चर्चा पे चर्चा करनी है।
अब देखते हैं क्लास सेवेंथ नहीं, चैप्टर 7 देखते हैं अपना पार्ट 7 खिड़की से। क्लास 7 में जिक्र किया गया है, ओमना ने कहा है, अब सुबह हो गई है, मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी, बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या था? अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मडगांव। अब आपको पता करना है मडगांव कहाँ पर है। अभी आपको इसी में आगे मिलेगा। अप्पा ने बताया कि हम अब गोवा आ गए, यानी कि मडगांव आपका कहाँ पड़ता है? मडगांव आपका पड़ता है कहाँ पर? तो गोवा राज्य में। और गोवा आपका सबसे छोटा राज्य भी है। हमने स्टेशन पर उतरकर चाय पी और अपनी पानी की बोतल भी रख ली। कौन से स्टेशन पर? तो आपके मटगांव स्टेशन पर। ट्रेन फिर चली। बाहर का नजारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। मैदानी की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियां बहुत ही सुंदर एवं आकर्षित लग रही थीं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई दे रहे थे और बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा था। मुझे पता नहीं कि वहां नदी है या समुद्र है। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसें थीं, कारें थीं, ट्रेन थी और साइकिल, स्कूटर, रिक्शा इत्यादि जो बैलगाड़ियां थीं, तांगे आदि सब गुजर रहे थे। कुछ लोग इंतजार भी कर रहे थे ट्रेन निकल जाए, उसके बाद में निकलेंगे। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के इंजन बंद किए थे, बट कुछ लोग रेलवे प्लेटफॉर्म के दर जो खड़े रहते हैं, कुछ लोग अपना इंजन बंद नहीं करते। ये सब ओमना ने वहां पर देखा। और देखते इंपॉर्टेंट क्या है। अब दिन हो चुका था 17 मई का। 17 मई के बारे में ओमना क्या लिखती है? मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने ही आवाज बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ मैंने क्या देखा। खड़खड़ खड़खड़ आवाज कब आती है? जब ट्रेन किसी पुल के अंदर अंडरग्राउंड बाईपास होती है, तब आपके खड़खड़ की आवाज आती है। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर से बने पुल से जा रही थी। कितना बड़ा था वह पुल! पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पटरी के नीचे जमीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। इस तरह जो रेलवे की लाइन थी वो नदी के ऊपर से निकली हुई थी। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे पर कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ लाकर इशारा किया। पता नहीं वे मुझे देख भी पा रहे थे या नहीं। आगे देखते हैं। ये सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं। हाँ, अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ी के दूसरी तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा कब हुआ? जब ट्रेन पहाड़ी के बीच में रास्ता बनाकर सुरंग से निकल रही थी, तब अप्पा एकदम से डर गई। यहाँ पर जिक्र किया गया है। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल धूप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे हैं। पहाड़ को काट कर बनी सुरंग, ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं होगी, जैसे अचानक अंधेरा हुआ हो। वैसे ही पहले की तरह हम भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। तब अप्पा ने बताया कि हम लोग एक सुरंग से बाईपास कर रहे थे। अब ओमना ने अपना जो अध्ययन किया था डायरी में, उसमें लिखा है ओमना ने, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितने टोटल सुरंगें हैं? तो आपकी 92 सुरंग मिलती हैं और 200 पुल मिलते हैं। अब दोपहर हो गई थी। हमने उदुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली बड़ा खरीदा था उसे खाया। अब ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन ये है, गर्मा गर्म इडली और बड़ा। अभी इसका जिक्र करेंगे। इडली और बड़ा कहाँ का फेवरेट है? वे भी तो बहुत छोटे छोटे थे, पर थे बहुत स्वादिष्ट। इडली यानी बड़ा जो थे वो छोटे छोटे थे, बट थे स्वादिष्ट।
बाहर का नजारा फिर बदल गया। अब हम हरे भरे पेड़ और बहुत सारी नारियल के पेड़ देख रहे थे, और अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती बहुत होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा था, यहाँ के गांव और यहाँ घने लोग। जानती हो, यहाँ के लोगों पर पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग था, क्योंकि हर एक राज्य का, एक विशेष एरिया का, एक विशेष जो भूभाग का होता है, वो पहनावा आपका अलग होता है। ज्यादातर लोग सफेद या क्रीम रंग की सूती धोती साड़ियां पहने हुए थे। अब ये लोग, अब सूती धोती और साड़ियों की बात हो रही है, तो यानी कि अब ओमना जो है वो दक्षिण भारत में प्रवेश कर चुकी है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो केरल के आसपास का एरिया होता है, वहां पर लोग क्या पहनते हैं, धोती और साड़ी पहनते हैं। अहमदाबाद से हमारे साथ चले बहुत से लोग बीच के रेलवे स्टेशन पर उतर गए, बट कुछ अभी उनके साथी ओमना के साथ सफर कर रहे थे। शाम 6 बजे जब कोझीकोड पहुंची योमना, तब उसने देखा सुनील का परिवार वहां उतर गया। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई, क्योंकि वो सभी लोग कहां से आए थे, तो आपके अहमदाबाद से आए थे। तुम भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर जिक्र किया गया है, रात को वो सब बलियम्मा के घर जाएंगे। बलियम्मा यहाँ पर कहा गया है छोटी मौसी को, यानी कि छोटी मासी को, यानी कि मम्मी की छोटी बहन के लिए यहाँ पर बलियम्मा शब्द का यूज किया गया है। अध्यापक के लिए क्या यहाँ पर सीखने वाली बात है, विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से बच्चों की मदद की जा सकती है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों से कहें, बच्चे ने यहाँ पर जब 2 से 3 राज्यों में जब बच्चा गया, ओमना गई, तो उसने वहां पर किस किस प्रकार की भाषा सीखी, ये उससे पहचानने के लिए कहें। और उसने अलग अलग राज्यों में भोजन, किस राज्य में कौन सा भोजन खाया, उसको पहचानने के लिए कहें और चर्चा करने के लिए कहें। जैसे कि मलयालम में बलियम्मा, बलियम्मा किसे कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को कहते हैं बलियम्मा। और अमूम्मा किसे कहते हैं, अपनी माँ की माँ को, यानी कि नानी को क्या कहते हैं, अमूम्मा। तो ये चैप्टर आपका क्लियर होता हुआ अब चैप्टर 8 पे चलते हैं। इस चैप्टर में 7 में कुछ खास नहीं था, चैप्टर 8 में देख लेते हैं। चैप्टर 8 में है नानी के घर तक। अब जो है आपकी, क्या नाम था उसका, वो नानी के घर में पहुंच चुकी है। अब ओमना आपके नानी के घर पहुंच रही है। अब उसने क्या लिखा है, इसमें ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है वो देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि बस टिकट में क्या क्या आपके मेंशन होता है, इन सब बारे में आपको पढ़ना होगा। अध्यापक के लिए पेडागॉजी देख लेते हैं। अध्यापक के लिए केरल के कई भागों में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए फेरी का और अन्य तरफ की नावों का इस्तेमाल होता है। फेरी नाव की तरह ही दिखने वाला होता है। देखिए आपको दिखाते हैं, ये रही आपकी फेरी। फेरी थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चलती है। ये रही आपकी फेरी और नाव होती है। तो फेरी और नाव के माध्यम से केरल के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। चर्चा करो, बच्चों के साथ चर्चा करनी है। ये क्यों प्रयोग होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। अब बच्चों से पूछना है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वहां पर पानी ज्यादा है। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो, जिसकी उन्होंने सवारी की थी। ओमना के अप्पा ने ट्रेन, बस और फेरी के सफर के लिए टिकट खरीदी थी। बताओ, और किन किन वाहनों में जाने के लिए टिकट लगती है, तो आप बच्चों से पूछ सकते हैं किन किन वाहनों से जाने के लिए टिकट लगती है। तो आपकी बस से जाते हैं तब बस कंडक्टर होता है, वो आपका टिकट काटता है। और जब आप ट्रेन से जाते हैं या प्लेन से जाते हैं तब आपकी टिकट काटी जाती है। इस तरह बच्चों से चर्चा पे चर्चा कर सकते हैं। अब मेन आपका इम्पोर्टेंट सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब पहला पॉइंट आपको यहाँ पर मिला है 10 मिनट की क्लास में।
ये रहा आपका सीटेट में आपका यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे टिकट में कौन कौन सी जानकारियां दी गई होती हैं। तो वो रही आपकी ये ट्रेन का नंबर, सफर शुरू होने की तारीख, बर्थ एवं डिब्बे के नंबर, किराया यानी कितना रुपया आपका लगा, और दूरी यानी कि जितनी भी किलोमीटर की दूरी होगी 400 या 420 जो भी होगी लिखा होगा। ट्रेन का नंबर 0 1 2 3 4 5 इस तरह आपका टिकट में लिखा होगा। सफर शुरू होने की तारीख भी आपकी दी होगी यानी कि जैसे कि 6 AM। बर्थ एवं डिब्बा भी आपका लिखा होगा S4 यानी कि जैसे 73, ये आपका सीट नंबर हो गया और ये आपका डब्बा नंबर S4 हो गया। किराया भी लिखा होगा आपका जैसे कि 720 रुपये लगा। इस तरह आपका ये सब टिकट में मेंशन होता है। ये आपका सीटेट में पूछा जाता है कि रेल टिकट में क्या क्या जानकारी मेंशन होती है। तो ये आपको ध्यान से देख लेना। एक बार आप टिकट भी डाउनलोड करके आसानी से नेट से देख सकते हैं इस तरह। बाकी सब टाइम टेबल दिया गया, ये सब आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ओमना किस प्रकार से गई थी। अब अध्यापक के लिए क्या, ये पेडागोजी वाला जो सेक्शन है इसको देख लेते हैं। हो सके तो रेलवे टाइम टेबल बच्चों को दिखाएं, उसे पढ़ने में उनकी मदद मिलेगी। यानी कि जो ओमना गई थी, ओमना वाला टाइम टेबल आप बच्चों से शेयर भी कर सकते हैं क्लास में। रेलवे टाइम टेबल से यानी कि रेलवे वाला टाइम टेबल भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, जो रेलवे का टाइम टेबल होता है। उससे गणित, भूगोल की बहुत सारी मजेदार क्रियाएं की जा सकती हैं। आप क्रियाएं कैसे करेंगे बच्चे के साथ, जैसे कि ओमना आपकी गुजरात से कहाँ गई थी, गुजरात से आपकी केरल गई थी। तो यहाँ के गुजरात से केरल जाने में कौन कौन से राज्य उसको बीच में पड़े, ये सब आप भूगोल के माध्यम से सीख सकते हैं। गणित के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, जैसे कि गुजरात में ओमना ने प्लेटफॉर्म पर कै रुपए की पानी की बोतल ली तो 20 रुपए की, कै रुपए के चिप्स लिए 5 रुपए की। इस तरह आप गणित की क्रियाएं छोटी छोटी सी जो मल्टीपल डिवाइड या एडिशन वाली चीजें वो बच्चों को यहाँ से सिखा सकते हैं। बच्चों को सुरक्षित पानी और स्वच्छता रैंप आदि की उपलब्धता के लिए अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन, अगर आपके कॉलेज यानी सॉरी कॉलेज नहीं स्कूल का नाम यूज करेंगे यहाँ पर, अगर आपके प्राइमरी स्कूल के बाद पास में कोई अगर रेलवे स्टेशन है तो बच्चों को वहां पे जाकर डायरेक्ट निरीक्षण के तौर पर बच्चों को वहां पर घुमाने ले जा सकते हैं आप। क्लास 9th की देख लेते हैं। क्लास 9th में दिया गया बदलते परिवार, किस तरह हमारा संयुक्त परिवार एकल परिवार में बदलता जा रहा है, ये सब आपका इसमें जिक्र किया गया है। तो देख लेते हैं। यहाँ निम्मी, अब चैप्टर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ निम्मी, शेरिंग और नाजली के परिवार के कुछ मित्र दिखाई देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो आप लोगों के लिए हम निकाल देते हैं। अब आपके लिए जब टीचर बन जाएंगे तो आपके लिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक बच्चे को अपने अनुभव बताने का अवसर दें। यानी कि क्लास में जो प्रत्येक बच्चा है, प्रत्येक बच्चे से कहें कि वो अपना अनुभव शेयर करे, उसने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। जब कोई एक बच्चा है, यहाँ पर दूसरा बच्चा है, ये अपना एक्सपीरियंस सेकेंड बच्चे को शेयर करेगा और सेकेंड बच्चा अपना एक्सपीरियंस फर्स्ट बच्चे को शेयर करेगा। तो कुछ ना कुछ आपस में कोरिलेट करके एक दूसरे से बच्चे सीखेंगे। आगे देखते हैं। और सेकेंड अध्यापक के लिए क्या है, बच्चों को उनके जन्म प्रमाण पत्र और स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए प्रेरित करें। बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट होगा, बच्चों से कहना है उसको आप पढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे को अपनी डेट ऑफ बर्थ का सही पता होगा, वो उसको याद कर सकता है, कंठस्थ कर सकता है। वैसे कंठस्थ तो आपका निगेटिव शब्द है, बट कुछ चीजें हैं जो आपको बच्चे को याद ही रखनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी डीओबी। इसमें आप कंठस्थ के लिए तो मना नहीं कर सकते हैं, ये तो बच्चे को कंठस्थ ही करना पड़ेगा। जैसे कि स्वास्थ्य कार्ड पढ़ने के लिए कहना, स्वास्थ्य कार्ड में क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी है, ये सब उसमें मेंशन की गई होंगी। आगे इस चैप्टर में कुछ है नहीं ज्यादा आपके लिए।
इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैंने उसमें हाईलाइट कर रखा है। अध्यापक के लिए यहाँ पे संकेत दिया गया है, बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, यानी कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। ये आपका दिन प्रतिदिन मानव का जैसे ही डेवलपमेंट होता जाता है, ग्रोथ होती जाती है, तो उसमें बदलाव स्वाभाविक है। इन बदलावों का बच्चों पर गहरा असर हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस पर चर्चा को संवेदनशीलता से करें, यानी कि बच्चे के साथ इस पर चर्चा भी करनी है कि बदलाव किस प्रकार से होते हैं हमारे जीवन में, कैसे बच्चों का ग्रोथ डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चों का अब मैच्योरिटी आती है, सब बारे में बच्चों से चर्चा करनी है आपको। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे, यानी कि जैसे 4 से 5 साल का बच्चा या 8 साल का बच्चा आपके साथ जो है, अब दादा नानी से अपना कहेगा जब नानी आप 8 साल की उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक से बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। ट्री कैसे बनाएंगे हम लोग, ट्री ऐसे बनाया जाता है, देखिए नाना नानी हो गए, अब नाना नानी से संतानें उत्पन्न हुई, यानी कि जैसे आपकी माँ, यानी कि बच्चे की माँ, माँ हो गए, और यहाँ पर हुआ जाके आपके मामा, तो माँ की फिर ये सब एक ही पीढ़ी में रहेंगे। माँ की फिर शादी हुई, यानी कि आपके पिता, अब मामा की शादी हुई यानी कि मामी। अब माता पिता से जो संतान उत्पन्न हुई, एक लड़का और एक लड़की, जैसे इस तरह आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, इनसे एक लड़का और एक लड़की। इस तरह आपको ट्री बनाने के लिए बच्चों को कहना है कि अपने परिवार का ट्री बनाएं। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। ये क्या है देख लेते हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियां को तो स्कूल भी छोड़ने के लिए पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियां की सच्चाई कहानी है जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से भी मदद मिलती है। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। सच में बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना जरूरी है। उनकी बचपन में ही शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं, दो इसमें एक्टर के नाम लिए गए हैं, एक जंगम्मा है और एक चिट्टी है। हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, इम्पोर्टेंट आपके लिए ही है पेडागॉजी वाला सेक्शन। अध्यापक के लिए बच्चों को पढ़ाई बीच में छूटने पर और बाल विवाह कानून जो यह बताता है कि लड़कियों की शादी की आयु कम से कम 18 और लड़कों के लिए कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इस पर यदि आवश्यक हो तो चर्चा की जाए। यानी गर्ल्स के लिए अब तो इसमें शायद बदलाव हो चुके हैं। अब गर्ल्स के लिए भी आपकी हो गई है कितनी, गर्ल्स के लिए भी आपकी 21 ईयर हो गई है और बॉयज के लिए भी 21 हो गई है। क्योंकि ये ओल्ड एनसीईआरटी है तो इसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है। अब ये बदल के 21 और 21 की बात इसमें चल रही है। और चैप्टर 10 देख लेते हैं, हुतुतु। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ हमको इसमें खास इम्पोर्टेंट आपके सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा नहीं था। अध्यापक के लिए मेन आप सीटेट के लिए अगर तैयारी कर रहे तो इसमें कुछ ना पढ़े तो ये अध्यापक के लिए जो नीचे पॉइंट दिए होते हैं ये बस पढ़ लें। इस खेल से आपको इस पर ध्यान इस ओर खींचे कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आसपास में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। कबड्डी का खेल, तो ऐसा है कबड्डी का खेल। अब कबड्डी के खेल के बारे में जिक्र किया गया, ना खींचातानी, जोर झपट्टा, दम लगाना, चीखना, चिल्लाना, मिट्टी में घिसट जाना, तो हो हल्ला वाला खेल, ये सब कबड्डी के बारे में जिक्र किया गया।
शायद इसमें कड़म मलेश्वरी वाला चैप्टर जो दिया गया वो इम्पोर्टेंट अभी इसमें नीचे मिलेगा। अध्यापक के लिए चर्चा की गई है। कई बार बच्चों के खेलों में लिंग, जाति, वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, इस पर भी चर्चा करनी है। लिंग, जाति, वर्ग इंपॉर्टेंट लाइन है आपको। इन सबसे कैसे बच्चों को बचना है, इसमें भेदभाव बच्चों को नहीं करना है, ना ही टीचर्स को करना है। किस तरह बच्चों को आप सिखा सकते हैं इसके बारे में उनके सामने आपको उदाहरण पेश करने हैं। जैसे यहाँ पर कड़म मलेश्वरी का जिक्र किया गया, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन बनता है, ये सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है, यानी कि कड़म मलेश्वरी के बारे में क्या आपने पढ़ा है? कड़म मलेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। कौन थी? तो आपके लिए एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कहाँ की थी? तो कड़म मलेश्वरी आपके आंध्र प्रदेश की थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। अब ये 12 साल की थी, तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। कितने साल की उम्र में? तो आपकी ये 12 साल की उम्र में वजन उठाने का घर में प्रैक्टिस करती थी। अब वो एक बार में 130 किलो तक वजन उठा सकती हैं। एक बार में कितना? तो आपका एक बार में 130 केजी तक वजन आपका आसानी से वो कड़म मलेश्वरी उठा सकती हैं। कड़म ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। कड़म ने भारत के बाहर कितने मेडल जीते हैं? तो आपके 29। उनकी 4 बहनें भी हैं, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अब इनमें तीनों बहनों का जिक्र किया गया है यहाँ पर, वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कड़म मलेश्वरी के बारे में सिर्फ इतना याद रखना है कि वो वेट लिफ्टर हैं कड़म मलेश्वरी, और उन्होंने 12 साल की उम्र से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, और वो आंध्र प्रदेश से रिलेट करती हैं। तो बस इतना आपको याद रखना है। अध्यापक के लिए अब क्या यहाँ पर याद रखना है? ये बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारा समाज है वो हमारा पितृसत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर जो बॉयज होते हैं उनको ज्यादा मौके दिए जाते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। इसको कैसे बदला जा सकता है, बच्चों से इसके बारे में चर्चा करनी है। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है कि माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि वे अपने माँ के भाई को क्या कहते हैं। जैसे क्रिकेट में विकेट पर से गुल्लियों के गिरने पर बल्लेबाज आउट हो जाता है, इस तरह आप बच्चों से चर्चा कर सकते हैं। बाकी ये सारे चैप्टर आपके मैंने 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपके चैप्टर्स मैंने क्लियर करवा दिए हैं, और 2 से 3 क्लास शायद और लगेंगी। उसमें आपकी सारी एनसीईआरटी जो क्लास 3 की है वो जो भी इम्पोर्टेंट होगा। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था। एक आपकी कड़म मलेश्वरी वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है, और पार्ट 9 से यानी कि चैप्टर 9 से आपका वो टाइम टेबल जो रेलवे का है वो इम्पोर्टेंट है। 7 से आप गुजरात में एक जैसे इटली है, वो आपको वहां से याद कर सकते हैं, और बली अम्मा को बड़ी बहन कहते हैं। इस तरह आप ये कुछ ही पॉइंट हैं तो जो आपके इम्पोर्टेंट हैं। बाकी सब आपने अगर पहली क्लास नहीं देखी तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।